बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका ये जो एक्सक्यूज देना होता है कि सर टाइम नहीं मिल पाता, उसको किस तरीके से आप मैनेज करना सिखाएंगे बच्चों को? देखिए, जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आप ये मोटिवेशन नाम की चीज नहीं आ पाएगी। सर यहाँ पर बच्चों को आप एक बात ये भी बता सकते हैं, टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? सर, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। एक तो ये आपकी स्पीड बनाएगा। तो सर बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए आप? ये पढ़ने का तो ये है कि जितने भी घंटे आप पढ़े, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, लेकिन वो आप मन लगा के पढ़िए। कि सर क्या एसएससी जी आरआरबी जी दोनों एक साथ ट्रैक किया जा सकता है? दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन अगर आप सिलेबस मैच करा लेंगे और जो कॉमन चीजें हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज ये पॉडकास्ट आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं विवेक सर। आपको पता होना चाहिए कि मैं सर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर पहले 10 से 11 साल हो गए और टीचिंग प्रोफेशन में ही हैं। तो आज विवेक सर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कहाँ पर क्या काम करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवीजन किस तरीके से बनाना करना है आपको, क्योंकि विवेक सर खुद ऑलरेडी 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेटिव विवेक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कैसा फील हो रहा है? अभी तक तो थैंक यू अभी सर। आप टीचिंग में था, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब लग गई है सर। बस ऐसा लग रहा है कि सर से एक बोझ जो था प्राइवेट जॉब वाला वो उतर गया है। अब सब आगे अच्छा ही होगा। ओके ओके। तो सर आपको टीचिंग फील्ड में थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए बच्चों को। 2012 से मेरा बीटेक था। उसके बाद फिर मैंने 1 साल इंडस्ट्री में किया हुआ है और फिर हम्म। अपना यहाँ पे टीचिंग में ज्वाइन किया। और टीचिंग करी मुझे 10-12 साल हो गया है। अब ये मानिए हमारा ये लास्ट अटेम्प्ट था और एज भी हमारा वही हो गया है। तो लास्ट और फाइनल अटेम्प्ट ही था ये। ओके। और अगर बोले तो टीचिंग में इतना कुछ आपको पढ़ाने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि आपकी नॉलेज इंप्रूव होती रहती है। जब मैं पास होकर निकला तो कोई इतना नॉलेज विशेष नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ने पढ़ाया, पढ़ा खुद में, तो वो चीज़ें थोड़ा डीपली नॉलेज होती गई। और कुछ सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा था उसमें आपकी विशेष पकड़ हो जाती है। जैसे आपका बिल्कुल। मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, एफएम हो गया। हम्म। मेनली मैं यही पढ़ाता था, तो इसमें मेरी स्ट्रांग थी चीज़ें। बाकी सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ा। और क्योंकि ये आरआरबी ने काफ़ी टाइम दे दिया इस बार, 1-2 बार कैंसिल किया, ये हुआ तो टाइम भी काफ़ी मिल गया। और इस वजह से वो प्रिपरेशन का थोड़ा टाइम मिला, उसमें मैंने पूरा यूटिलाइज किया। सर कैसे मैनेज करते थे? मतलब सुबह 9 से 4 तक तो कॉलेज में रहना ही पड़ता है, इसके बाद नॉन टेक्निकल को कैसे आपने मैनेज किया? एक बहुत बड़ा बात है सर। सर, नॉन टेक तो मेरा स्ट्रांग था। मतलब ओके। काफ़ी मैं चीज़ें यहाँ वहाँ से करता रहता था। मैंने एनटीपीसी भी निकाला हुआ है, बट वो सेकंड स्टेज नहीं हो पाया था। और पिछली बार भी आरआरबी तो फर्स्ट स्टेज तो हो गया था, लेकिन सेकंड स्टेज वो भी रह गया था। हमेशा 2019 वाला। फर्स्ट स्टेज मेरा हो जा रहा था। जी, हाँ। फर्स्ट स्टेज हो जा रहा था नॉन टेक वाला। लेकिन टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से वो थोड़ा सा सीबीटी 2 में आके रुक जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मुझे मालूम था कि 1 तो निकल जाएगा, लेकिन 2 में टाइम नहीं था, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कराई आरपी ने। लेकिन जब पेपर कैंसिल हुआ, फिर टाइम मिला, तो जो पहला पेपर हुआ था आपका 22 अप्रैल को, उसमें मेरे 95 पॉइंट कुछ नंबर आए थे। हम्म। तो मुझे वो लग रहा था कि इनसफिशियंट है, कुछ नंबर 10-5 नंबर में रह जाऊंगा। लेकिन फिर जब वो पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा हुआ, तो मैंने उसको थोड़ा यूटिलाइज किया। और यूटिलाइज किया तो वही मेरे नंबर इंक्रीज हो गए, 10-12 नंबर इंक्रीज हो गए। और फाइनली जो फाइनल रिजल्ट आया तो 116.5 के आसपास मेरा बना। टाइम मैनेजमेंट की बात अगर आप कहें तो मान लीजिए 9 से 5 तो मुझे ऑफिस में रहना था। उस हम्म। टाइम पे जो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं वही कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं सकते हैं। अब पढ़ाई कैसे करता था, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था। सुबह 4 बजे, 4:30, 5 जब मुझे नींद खुल गया तो मैं उठ गया। उसके बाद 3-4 घंटे कॉन्टिन्यूअस अपना मैराथन देखता था, कि आपका यूट्यूब पे मैराथन लगा लिया। हम्म। और हम्म। मैराथन से उसके मैं नोट्स बनाता था। और नोट्स बना बना के मैंने 5-6 कॉपी भर डाली, 200 पेज की। तो वो नोट्स मैंने बनाए टेक्निकल के लिए। नॉन टेक तो उतना ज़्यादा मुझे केयर करने की जरूरत नहीं थी। शाम को करता क्या था, यहाँ से ऑफिस से जाने के बाद मैं 2-3 घंटे ट्यूशन पढ़ाता हूँ।
तो ये आपका 10th के बच्चे, 11th के बच्चे। तो जो 9th 10th का एनसीईआरटी है वो मुझे पूरा रटा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस हम्म। ये थोड़ा टेक्निकल में था, तो मैंने वो सुबह मेहनत किया, सुबह 3 4 घंटे अपना पढ़ लिया, और फिर शाम को जब घर पहुंचता था 8 9 बजे, तो 1 2 घंटे रात में भी पढ़ लेता था। और जब संडे संडे को छुट्टी रहती थी, तो उस दिन जितना यूटिलाइज हो सका करते थे। बस इसी तरह से चीज़ें चलती रही, कुछ मेहनत और कुछ ऊपर वाले का साथ। तो विवेक सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इतना डेडिकेशन आया कहाँ से? मतलब कॉलेज भी जाना, ट्यूशन भी पढ़ाना, और इसके साथ अपना 3 से 4 घंटे पढ़ना। सर यहाँ बच्चों के बहुत मतलब ऐसे इश्यूज आते रहते हैं या बोलते रहते हैं, सर टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, जबकि 24 घंटे उनके पास होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपके पास 12 घंटे तो आपके पास है ही नहीं। आपके पास 12 घंटे है सही नहीं, बात। क्योंकि आप कॉलेज देना, कॉलेज में इतना ज्यादा काम होता है, आप अपना पढ़ ही नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद कॉलेज में नहीं हो सकता, कॉलेज के बाद फिर सर आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। तो मतलब बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका ये जो एक्सक्यूज देना होता है कि सर टाइम नहीं मिल पाता, उसको किस तरीके से आप मैनेज करना सिखाएंगे बच्चों को? देखिए, जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, तब तक आप ये मोटिवेशन नाम की चीज़ नहीं आ पाएगी। और मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपका एसोसिएशन होना चाहिए अच्छा। एक ABCD मैं फॉलो करता था, तो उसमें A फॉर एसोसिएशन। अगर आप ऐसे लोग के साथ रह रहे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ वहाँ टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो साथ में आपका भी मन लगेगा। तो मेरे बिल्कुल। साथ जो 2 3 लोग थे वो भी कॉन्टिन्यूअस तैयारी ही करते थे। और जब उनको मैं तैयारी करते हुए देखता तो मुझे मोटिवेशन आता था। और साथ ही साथ वो लोग मुझे भी मोटिवेट करते थे कि सर आपका नॉन टेक इतना अच्छा है, आप टेक्निकल थोड़ा सा कर लीजिए, आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने फिर क्या किया, वो मोटिवेशन। लेकिन एक ये भी बात है कि मोटिवेशन आपको कॉन्टिन्यूअस चाहिए होता है। ऐसा नहीं बिल्कुल। है एक बार बिल्कुल। आपने मोटिवेट हो गए फिर 10 दिन पढ़ा फिर 10 दिन छूट गया। तो वो मोटिवेशन के लिए आपको और भी रीजंस ढूंढने पड़ेंगे। तो रीजंस आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे। अगर आप फैमिली है आपकी, तो आप जब फैमिली को आपने देखो कि उसका फ्यूचर सिक्योर करना है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो फिर आपके लिए मोटिवेशन आ ही जाता है। एकदम। विवेक सर, आपके तरफ से बच्चों को क्या गाइडेंस रहेगी, क्योंकि अभी एसएससी जेई 3 महीने में है। एसएससी जेई के बाद फिर आरआरबी जेई 2025 का आने वाला है। तो आपकी तरफ से जी। क्या सजेशन रहेगा, किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए? कुछ गाइडेंस दे सकते हैं आप? देखिए, आरआरबी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत आपका न्यूमेरिकल या उस टाइप की चीज़ें नहीं आती हैं। आपका थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो आप पहले बात तो अपना सिलेबस देखिए। सिलेबस में ये देखिए आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा पॉइंट वीक है। अगर आपका नॉन टेक वीक है, तो नॉन टेक में आप जो एनसीईआरटी की बुक्स हो गई आपकी 9th 10th, इनको अच्छे से पढ़िए। इसमें भी आपका बायो आती नहीं, तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें अच्छे से आपको ध्यान देना है। और फिर जब आप टेक्निकल में आओ, तो आप पहले कुछ सब्जेक्ट आपके होंगे जो स्ट्रांग होंगे और कुछ सब्जेक्ट आपके वीक होंगे। फिर आप ये देखिए कि इसमें वेटेज किसका ज़्यादा आता है। जैसे अपना आरआरबी में प्रोडक्शन का वेटेज ज़्यादा आता है, बिल्कुल। प्रोडक्शन हो गया। और हाँ, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि इसको आप टाइम ज़्यादा देना आपको। और टाइम ज़्यादा देना, साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैंने सॉल्व किए हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाता था, उससे मेरी स्पीड बन गई। तो 2 घंटे का पेपर मैं 1 घंटे में सॉल्व कर लेता था। और उसके बाद बस 1 घंटा तो आपका केवल रिवीजन चलता है। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, और जो अपने वीक पॉइंट है उनको एनालाइज करके उसको आप स्टडी करोगे, तो फिर आपकी मेहनत रंग लाएगी। एकदम एकदम। और साथ ही, हाँ, साथ ही साथ अगर थोड़ा बहुत आपको किस्मत का भी साथ चाहिए, क्योंकि जो पेपर बिल्कुल। कैंसिल हुए, टाइम इंक्रीज हुआ, वो भी जरूरी है। बिल्कुल नहीं सर, आपका डेडिकेशन भी तो था। और जो मेहनत करता है, जिसके साथ डेडिकेशन होता है सर, किस्मत भी उसी के साथ देती है। ये आप मानेंगे सर? हाँ, ये तो है। सर यहाँ पर बच्चों को आप एक बात ये भी बता सकते हैं, टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? सर, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। एक तो ये आपकी स्पीड बनाएगा। दूसरी चीज आपको ये, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो आप मान लीजिए आप सोच रहे हो हमको आता है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज लगाओगे तो हो सकता है कि वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी वीक एरियाज वहां से फाइंड आउट हो जाएंगे। और अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो कैसा पेपर आता है एक आइडिया आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। किस तरह की चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, न्यूमेरिकल पढ़ना चाहिए, थ्योरेटिकल पढ़ना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको वो टेस्ट सीरीज लगाने से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। और जब आप पेपर देने एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो
आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं कोई नया पेपर दे रहा हूँ। आपको लगेगा कि वो एक टेस्ट सीरीज है, मैं दोबारा से दे रहा हूँ। और फिर आप वो 2 घंटे का पेपर 1 1.5 घंटे में करके बैठ जाएंगे। और फिर आपके पास टाइम रहेगा, जो आपने नहीं कर पाया उसको अटेम्प्ट करिए दोबारा से अच्छे से। ठीक। तो सर बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए आप? ये पढ़ने का तो ये है कि जितने भी घंटे आप पढ़ें, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन वो आप मन लगा के पढ़िए। केवल किताब लेके बैठे या लाइब्रेरी में बैठे हैं उससे नहीं। और अगर आपको हो सके तो सुबह के टाइम ज़्यादा टाइम दीजिए। तो सुबह का आप जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में रहेगा। बाकी दिन भर आप दुनिया भर की एक्टिविटीज करते रहते हो तो वो सारी चीजें उतना नहीं रहता है। नहीं, आपने सुबह 4 से 5 घंटे भी अच्छे से मन लगा के पढ़ लिया तो वो दिन में पढ़े हुए आपके 6 7 घंटे के बराबर ही रहेगा। और साथ ही साथ आपको कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल भी, जैसे एक मैं फॉलो करता हूँ, ABCD इसको हम बोलते हैं। तो ए हम्म। फॉर होता है आपका एसोसिएशन। तो हम्म। अच्छे लोगों के साथ आप एसोसिएट रहिए। ऐसे बिल्कुल सही नहीं, बात। ऐसे दोस्त नहीं होने रील्स चाहिए वाली कि जो, दुनिया में रील्स भेजने वाले। हाँ हाँ, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। और जब आपके साथ जब लोग पढ़ने वाले रहेंगे तो आपका भी मन पढ़ने में लगेगा। पर आपके साथ लोग ऐसे हैं कि वो अब टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी फिर उसी सब चीज़ों में चले जाओगे। तो ए फॉर आपका एसोसिएशन हो गया। बी फॉर बुक्स। तो बुक्स आप जितना ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। केवल क्लासेस कर रहे हैं उससे नहीं होगा। जब तक आप बिल्कुल। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो चीज़ें वहां से नहीं हो पाएंगी। और फिर एक सी। तो सी वाला टर्म मैं बोलता हूँ थोड़ा आपका रिलीजियस टर्म में हो जाता है कि अगर आप थोड़ा बहुत रिलीजियस रहेंगे तो आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। जैसे सुबह सुबह उठ के आपने थोड़ा बहुत पूजा कर लिया, मंदिर चले गए या थोड़ा बहुत चैंटिंग कर लिया, हम्म। तो आपका जो दिमाग है दिन भर के लिए आपका एक माइंड सेटअप हो जाएगा। और लास्ट में डी आता है, डी फॉर डाइट। अगर आप हेल्दी खाएंगे, वेजिटेरियन खाएंगे तो आपका दिमाग भी वैसे ही रहेगा। तो ये तो ABCD सर, जो मैं फॉलो करता था। हाँ एकदम एकदम बहुत बढ़िया आपने बच्चों को बताया। शायद बच्चे भी पहली बार ये सुन रहे होंगे कि एबीसीडी का रियल मतलब क्या होता है। जी जी अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है आपसे मेरा। बच्चों को कब से तैयारी जी करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको आप बच्चों को गाइड तो जरूर करते होंगे, जो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, किसी भी स्टेज में हो वो। तो बच्चों को आप ये जरूर गाइड करते होंगे कि यार कब से पढ़ना कब से नहीं पढ़ना है। बच्चे आपसे भी पूछते होंगे थर्ड ईयर के बाद पढ़ें कि फोर्थ ईयर के जी। बाद पढ़ें, तो सही टाइम क्या पढ़ने का उनका? देखिए, बीटेक में तो क्या होता है, आपका फर्स्ट ईयर तो कॉमन चीजें रहती हैं, आपका फिजिक्स बिल्कुल बिल्कुल। केमिस्ट्री और मैथ, ये सारी चीजें होती हैं। हम्म। और अगर आप SSC जेई या RRB इन सबकी टारगेटेड चल रहे हैं तो वो उतना सब वहाँ पे नहीं आता है। लेकिन जैसे आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपके मेन सब्जेक्ट वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। आपका सोम हो गया, मैकेनिक्स हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। तो ये सब आप सेकेंड ईयर से ही उनको आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, आपका अच्छा CGPA आ गया, मार्क्स ले आए, उसके लिए नहीं। आपको उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक थ्योरी क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट आप पकड़िए। एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो मैकेनिक्स हो गया, आपका सोम हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। जब तक कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है तो चीज़ें वहां से नहीं हो पाएंगी। तो सेकेंड ईयर से आपको मेनली अपना थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमें मेन सब्जेक्ट आपके वहीं से स्टार्ट होते हैं। पर जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें और आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। थर्मल हो गया आपका, एटॉम थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, मशीन डिजाइन, इन सब चीज़ों में भी आप थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हो। और फोर्थ ईयर में तो लोगों ये होता है कि थोड़ा प्लेसमेंट देख लें, इंटरव्यू तैयारी कर लें, ये सब चलता रहता है। लेकिन थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर मेन आपका यहीं से है। अगर यहाँ पे आपने अपना पकड़ अच्छे से बना ली, आपका बेस मजबूत हो गया, तो आपको आगे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर एक मिनट मैं रुकूंगा जी आपको, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताया। जैसे आप सेकंड ईयर में सोम आती है, ठीक ना, एफएम आती है। सर जी वहां पर जो आपके जी सेमेस्टर लेवल का है, अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं सेमेस्टर लेवल पे आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। आपके बहुत जी अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे अगर आपके पास जो भी बुक है या कहीं से पढ़ रहे हैं। आपकी जो फैकल्टी हैं, रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बस आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, पढ़ना। अगर सर मैं कह रहा हूं कि अगर आप सेकंड ईयर में सोम बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, एफएम बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, उनके पीवाईक्यू एमसीक्यू, भाई 1 से 2 दिन में सारा कुछ हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 साल बाद भी उसके पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाएंगे तो 50 to 70% हो जाएंगे सर। जी 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 जब सेकंड ईयर में, तब सेकंड ईयर के सारे टॉपिक एडवांस लेवल तक तैयार कर लिए, थर्ड ईयर वाले थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जब आएंगे तो भाई लास्ट सेमेस्टर में सर कहीं। बस इंडस्ट्रियल होता है, बहुत कुछ आपके मेजर सब्जेक्ट नहीं होते। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है जो आपका हम्म। कुछ ज़्यादा वेटेज रहता है।
उस पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी आपका पावर प्लांट हो गया और भी चीजें होती तो उतना ज्यादा वो आपका इंजीनियरिंग नहीं आता है। इन सेकेंड ईयर और हम्म थर्ड ईयर है, मेन हम्म, आपका यही है। और एक बात और, जो जो भी आप उस टाइम में कॉन्सेप्ट बनाए कॉपीज अपने पास रखिए। तो जो आपके नोट्स हैं, वो नोट्स हाँ आप 4 साल बाद उठा के भी देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। एकदम। अगर आपने सोचा लेकिन नए बच्चे आजकल सिरे से बनाते दोबारा कहाँ से हैं सर बनाएंगे। नोट्स? आजकल बच्चे बनाते जी। कहाँ नोट्स? आजकल बच्चे बनाते हाँ, कहाँ ये हैं बात नोट्स? तो है, लेकिन जब सेल्फ स्टडी करेंगे तभी बनाएंगे। हाँ, कॉलेज वाले हम भी नोट्स तो क्लास में फिर वो पढ़ाते हैं ना, तुमको लगता है सर पीडीएफ हमको दे दीजिए, पीडीएफ से पढ़ लेंगे। मेहनत नहीं करना चाहते नहीं, आजकल के बच्चे। पीडीएफ फिर लेकिन इस फोन में ही रह जाती है, उसमें कुछ हाँ, नहीं होता है। उसमें कुछ नहीं होता सर, मतलब सिंपल सी बात है, अगर फोन में आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो फिर दिमाग का कहाँ यूज हो पाएगा? तो वो तो हो ही नहीं पाएगा जब तक आप खुद ना लिख के अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे। जी। तो सर आपने काफी बच्चों को समझाया, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट। सर आपके तरफ से फाइनल क्या है बच्चों के लिए गाइडेंस, कि अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें क्या? अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे है उसके पहले, कि सर क्या एसएससी जेई आरआरबी जेई दोनों एक साथ ट्रैक किया जा सकता है? ये दोनों का, एक आप ये बोलिए कि जो आता है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल जैसे गेट में आपका पूछते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में चले गए, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। तो हम्म अगर आप उतना डीपली नहीं पढ़ पा रहे हैं या उतना आपने डीपली नहीं पढ़ा है, तो आप इसमें एसएससी जेई और आरआरबी जेई इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन अगर आप सिलेबस मैच करा लेंगे और जो कॉमन चीज़ें हैं उनको आप अच्छे हम्म से पढ़ लेंगे, तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपका एग्जाम आए, तो स्पेशली अगर आप आरआरबी देख रहे हो तो केवल उसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें फॉलो करिए। एक को ही टारगेट चलिए, आप 2 टारगेट लेके चलोगे, आप 2 नाव पे पैर रखोगे, तो फिर वो सही दिशा में नहीं ले जाएगा आपको। हाँ, नहीं नहीं, एकदम सही है सर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों को टारगेट रखते हैं, क्योंकि अभी जैसे एसएससी जेई है, टेक्निकल तो सर हमारा दोनों में सेम है, रीजनिंग सेम है, हम्म। जीएस सेम है, केवल हमको मैथ एक एक्स्ट्रा पढ़ना होगा आरआरबी के लिए। तो हाँ, अभी वही जैसे कहा ना, जो हमने कॉमन हाँ टॉपिक है, हाँ कॉमन टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर बाकी जो अलग है, वो जब एग्जाम आएगा, वापस महीना 2 महीना जो टाइम रहे उसमें हम्म, उसको पढ़ लीजिए। बाकी कॉमन टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है। एकदम एकदम। तो थैंक यू विवेक सर, आप आए और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं, बहुत सही गाइडेंस आपने दिया। एबीसीडी का मतलब भी आपने बच्चों को सिखाया। मेरे भाइयों, आप ये समझ सकते हैं कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, सर तो पढ़ा रहे हैं, सर के पास टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कितना बचता है पढ़ने के लिए। आपके पास तो मेरे ख्याल से 24 घंटे में सोने के अलावा पूरा का पूरा टाइम आपके पास रहता है। वो बात अपने जगह है कि उसका यूज आप गलत जगह में कर रहे हैं। भाई उसका यूज सही जगह करना सीख लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू विवेक सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर और कॉलिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।